गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स। बेटा, लास्ट टाइम पे हम लोग जब बात कर रहे थे तो हम लोगों ने कहा था चैप्टर 1 का रिवीजन चल रहा था और हम लोगों ने बात करी थी एडिंग मैन्योर एंड फर्टिलाइजर 1.5। आज बेटा देखते हैं एक्टिविटी 1.2, पेज है आपका 6 और चैप्टर है 1। चैप्टर 1 का एक्टिविटी 1.2 पेज 6 देखो, कह रहा टेक और मूव ग्राम सीड्स एंड जर्मिनेट देम। या तो मूंग की दाल ले लो हैं, उसके बीज ले लो और जर्मिनेट देम और उनको जर्मिनेट करो, उगाओ। सेलेक्ट 3 इक्वल साइज्ड सीडलिंग्स। 3 बराबर की साइज के सीडलिंग लो। सीडलिंग देखो, सीड उसको कहते हैं जो बीज होता है, जो फ्रूट में होता है। सीडलिंग उसे कहते हैं जो बेबी प्लांट का सीड होता है और सीड से स्मॉल होता है। टेक 3 एम्प्टी ग्लासेस और सिमिलर वेसल्स। देखो, 3 ग्लास ले लो या 3 वेसल ले लो और खाली होने चाहिए। मार्क देम ABC, उन पे ABC लिख दो। ग्लास A, एड लिटिल अमाउंट ऑफ सॉइल मिक्स विद ए लिटिल काउ डंग मैन्योर। पहले ग्लास A में काउ डंग सॉइल मिक्स्ड विद ए लिटिल काउ डंग मैन्योर, गाय के गोबर से बनी खाद और मिट्टी को मिला दो। ग्लास B, पुट द सेम अमाउंट ऑफ सॉइल मिक्स्ड विद ए लिटिल यूरिया। ग्लास B में ये तो मिलाओ, उसके साथ थोड़ा यूरिया भी मिला दो। और टेक द सेम अमाउंट ऑफ सॉइल इन ग्लास C विदाउट एडिंग एनीथिंग। और ग्लास C में कुछ भी मत मिलाओ, केवल मिट्टी रखो। नाउ पोर द सेम अमाउंट ऑफ वाटर इन ईच ग्लास। ABC तीनों ग्लासों में, तीनों वेसल्स में बराबर पानी डाल दो। प्लांट द सीडलिंग इन देम, और तीनों में बेबी प्लांट का जो सीड होता है, जिसे सीडलिंग बोलते हैं, उसे डाल दो। कीप देम इन ए सेफ प्लेस, उन्हें एक सुरक्षित स्थान पर रखो। एंड वाटर देम डेली, और बराबर पानी दो। आफ्टर 7 to 10 days ऑब्जर्व देयर ग्रोथ। 7 से 10 दिन बाद उनकी ग्रोथ देखो। देखो, सबसे ज़्यादा ग्रोथ हमको B में दिखेगा बेटा, क्योंकि हमने मैन्योर भी मिलाया था काऊ डंग का और यूरिया भी मिला दिया। तो यूरिया ने फर्टिलाइज़र की तरीके वर्क किया और मैन्योर भी था। तो ये दोनों चीज़ें जो थी ये यहाँ पे आ गई। डिड प्लांट्स इन ऑल ग्लासेस ग्रो एट द सेम प्लेस। क्या पौधों में सारी चीज़ें एक ही जगह उग जाती हैं। विच ग्लास शोड बेटर ग्रोथ ऑफ प्लांट्स। किस ग्लास में पौधे सबसे अच्छे उगे, तो हमने देखा ग्लास B में उगे। इन विच ग्लास वॉज द ग्रोथ फास्टेस्ट। B में था, क्योंकि B में यूरिया भी था, फर्टिलाइज़र भी था, मैन्योर में काउडंग भी था, काउडंग का मैन्योर था और सॉइल थी। फर्टिलाइजर्स आर द केमिकल्स विच आर रिच इन ए पर्टिकुलर न्यूट्रिएंट। फर्टिलाइजर्स वो केमिकल हैं जो एक निश्चित पोषक तत्व में रिच होते हैं, यानी एक निश्चित पोषक तत्व की मात्रा उनमें अधिक होती है। तो अब सबसे पहली बात, फिर वही बात कि ऐसा क्या है। तो देखो, फर्टिलाइजर्स आर प्रोड्यूस्ड इन फैक्ट्रीज। सम एग्जाम्पल्स ऑफ फर्टिलाइजर्स आर। फर्टिलाइजर फैक्ट्री में बनते हैं और इनके एग्जाम्पल्स हैं यूरिया, पहला तो यूरिया है। दूसरा है अमोनियम सल्फेट, अमोनियम सल्फेट होना चाहिए। फिर सुपर फॉस्फेट भी होता है। पोटाश होना चाहिए। NPK, नाइट्रोजन, फॉस्फोरस, पोटेशियम। अब देखो, जब इस चैप्टर की स्टार्ट में बोल रहे थे तो यहाँ पे देखो 3 न्यूट्रिएंट साफ साफ निकल के आए इंडियन सॉइल के लिए, नाइट्रोजन, फॉस्फोरस एंड पोटेशियम। हम इंडियन सॉइल की बात कर रहे हैं यहाँ बेटा। ये NPK का रेशियो इंडियन सॉइल के लिए अलग होगा और अगर किसी और कंट्री की सॉइल ले, मान लो श्रीलंका की ले ली, तो वहाँ के लिए अलग होगा। इंडिया इटसेल्फ राजस्थान के डेजर्ट
डेजर्टिफाइड प्लेस के लिए अलग होगा एनपीके का रेशियो, और हिमाचल प्रदेश की सॉइल के लिए अलग होगा। अब यूपी की बात ले लो, यूपी में वी लिव इन यूपी, उत्तर प्रदेश, ओके। इलाहाबाद साइड की मिट्टी नॉर्मल मिट्टी है, गंगा जी के प्लेन की मिट्टी, गंगा जी के किनारे की मिट्टी, रिवर गंगा के रिवर बैंक रिवर बैंक कहलाता है ना, नदी का तट। तो रिवर बैंक पे क्या होगा, वहाँ की सॉइल बहुत फर्टाइल होगी, एलुवियल होगी, माउंटेन से आ रही है, एलुवियल सॉइल होती है, उसमें इतना ज़्यादा एनपीके रेशियो की ज़रूरत नहीं है, हल्का फुल्का चाहिए। बट अगर आप जाओगे चुनार या आप जाओगे मिर्ज़ापुर, वहाँ रेड सॉइल है, सॉइल का कलर चेंज, टाइप्स ऑफ सॉइल भी आप पढ़ चुके हो पिछली क्लासों में, छोटी क्लासों में। तो वो जो टाइप ऑफ सॉइल है, अब क्या होगा कि टाइप ऑफ सॉइल से एनपीके का रेशियो बदल जाएगा। रेड सॉइल के लिए एनपीके अलग है, ब्लैक सॉइल के लिए अलग है, जो मिलती है वेस्ट बंगाल में जिसमें कॉटन होता है और धान की खेती होती है, पैडी होते हैं, मतलब राइस, चावल की खेती जो होती है, राइस के पौधे को पैडी बोलते हैं। अब उसको वाटर ज़्यादा चाहिए होता है राइस के पौधे को, और उसी के अपोजिट अगर हम देखें तो बार्ले, कॉर्न, वीट, इनको वाटर कम चाहिए होता है। तो अब जहाँ ज़्यादा वाटर होगा वहाँ एनपीके भी ज़्यादा होना चाहिए, यानी फर्टिलाइजर्स ज़्यादा मिलाने पड़ेंगे, क्योंकि बहुत सारा फर्टिलाइज़र तो बह जाएगा। जहाँ पे वाटर की ज़रूरत निल है, ज़ीरो टिल एग्रीकल्चर, ज़ीरो टिल फार्मिंग जो होती है राजस्थान में, यहाँ पे एनपीके की सबसे लोएस्ट रेशियो चाहिए। वजह क्या है, क्वांटिटी कम पड़ेगी तो भी काम हो जाएगा, ओके। वहाँ ऑलरेडी मिनरल्स हैं, माइंस हैं राजस्थान में, खेतरी कॉपर माइन आपने सुना होगा। तो ये जो मिनरल्स होते हैं, जैसे कॉपर हो गया या गोल्ड हो गया या आयरन हो गया, इनके ऊपर की जो सॉइल होती है उसमें नाइट्रोजन, फास्फोरस, पोटाश मिलता भी है, नहीं भी मिलता है। तो कहने का मतलब फर्टिलाइज़र को हम जब भी चॉइस करेंगे, हम सॉइल की जांच कराएंगे। हमने कहा था ना, मिट्टी की जांच होती है, प्रिपरेशन ऑफ सॉइल होता है जब क्रॉप प्रोडक्शन के लिए चलते हैं। तो वो मिट्टी की जांच या मिट्टी की प्रिपरेशन ऑफ सॉइल कौन करता है, वो गवर्नमेंट करती है। अब जैसे कानपुर में ही चंद्रशेखर आज़ाद एग्रीकल्चरल यूनिवर्सिटी है, तो यूनिवर्सिटी के जो साइंटिस्ट हैं, यूनिवर्सिटी के जो डॉक्टर हैं, एग्रीकल्चरल साइंटिस्ट, एग्रीकल्चरल डॉक्टर हैं, एग्रीकल्चर ऑफिसर, कृषि विभाग, ये क्या करता है, साइंटिस्ट की मदद से ऐसे सॉल्यूशंस तैयार करता है एनपीके के जो क्रॉप प्रोडक्शन को बढ़ा दें। वही क्रॉप प्रोडक्शन को बढ़ाने वाले बीज, सीड, जिनकी मैंने लास्ट टाइम पे बात करी थी, जैसे पूसा गेहूं की वैरायटी है, सोनालिका राइस की वैरायटी है, धान की वैरायटी है, चावल होता है उससे। इन सीड्स के लिए क्या एनपीके का रेशियो होगा, उन्होंने लैब में टेस्टेड कर रखा है। अब वो सॉइल को, मिट्टी को, आपके खेत की मिट्टी को लैब में टेस्ट करेंगे और बता देंगे कि यहाँ पे इतना एनपीके का रेशियो होना चाहिए। बेसिकली नाइट्रोजन, फास्फोरस, पोटाश का रेशियो जो होता है वो 1:1 होता है, 1:2:1, यानी 1 नाइट्रोजन 2 फास्फोरस 1 पोटाश। कहीं कहीं चेंज भी हो जाता है, 1:1 की जगह 1:3:1 हो जाता है, 1:4:1 हो जाता है, 1/2:1 भी हो जाता है, यानी ये वेरी करेगा, लेकिन स्टैंडर्ड रेशियो 1:2:1 है। अब क्या कहता है, द यूज ऑफ फर्टिलाइजर हैज हेल्प फार्मर्स टू गेट बेटर यील्ड ऑफ क्रॉप्स सच एज व्हीट, पैडी एंड मेज। फर्टिलाइजर का उपयोग सबसे ज़्यादा मदद करता है अच्छी फसल होने में, किसकी, व्हीट गेहूं, पैडी चावल और मेज बाजरा। बट एक्सेसिव यूज ऑफ फर्टिलाइजर हैज मेड सॉइल लेस फर्टाइल।
लेकिन अगर एक्सेसिव यूज ऑफ फर्टिलाइज़र कर देंगे तो सॉइल लेस फर्टाइल हो जाएगी। फर्टिलाइज़र हैव ऑल्सो ए सोर्स ऑफ वाटर पॉल्यूशन, फर्टिलाइज़र से वाटर पॉल्यूशन भी होता है। देयरफॉर इन ऑर्डर टू मेंटेन द फर्टिलिटी ऑफ सॉइल, मिट्टी की उर्वरता बचाए रखने के लिए वी हैव टू सब्सटीट्यूट फर्टिलाइजर्स विद ऑर्गेनिक मैन्योर और लीव द फील्ड अनकल्टिवेटेड इन बिटवीन टू क्रॉप्स। मिट्टी की उर्वरता बचाए रखने के हमारे पास दो हैं, या तो हम फर्टिलाइज़र के बाद ऑर्गेनिक कंपोस्ट, ऑर्गेनिक मैन्योर जो वर्मी कंपोस्टिंग रेड वर्म बना रहे थे कंपोस्ट, वो मिला दें, या फिर उस खेत को खाली छोड़ दें दो फसलों के बीच में। पहले ऐसे ही होता था, कहते हैं जमीन पड़ती छोड़ दी गई, खेती पड़ती पड़ी है, पड़ती पड़ी है यानी कम से कम 1 साल 2 साल 3 साल तक अब उसमें दूसरा क्रॉप नहीं उगाएंगे। लेकिन ये ओल्ड प्रैक्टिस है, 40 इयर्स बैक का प्रैक्टिस है। करंट में क्या है कि एक साथ 2 फसलें उगा लेते हैं। हमने डेवलपमेंट किया, हमारे पास आज ऐसी टेक्नोलॉजी है, ऐसे मशीन्स है, ऐसे इक्विपमेंट हैं, ऐसा सेंसिंग कंप्यूटर है। पदम का आपने नाम सुना होगा, इंडिया का सुपर कंप्यूटर है। उसमें कृषि और मौसम और जलवायु की ऐसी जानकारियां हैं जिसके बेस पे सैटेलाइट इमेजिंग तकनीक से, स्वदेशी तकनीकों से हमने खेती के उत्पादन को बहुत ज़बरदस्त बढ़ाया। आपने ग्रीन रिवॉल्यूशन का नाम सुना होगा बेटा, 1966 में 1966-67 के आसपास ये शुरू हुआ था और इसने इंडिया को वर्ल्ड में, एशिया में नहीं वर्ल्ड में प्रोडक्शन में टॉप पे ला के रख दिया। टॉप 5 कंट्रीज में आ गया इंडिया। मिल्क, मीट, वीट, राइस, मतलब हर एक चीज़, स्पाइसेस स्पेशली मसाले इंडिया की पहचान थे। भारत के मसाले प्राचीन काल से ही निर्यात किए जा रहे थे, यानी भारत, इंडिया इन सब के प्रोडक्शन में टॉप पोजीशन पे आज अगर है तो वो 1966 में हुआ था, जब ग्रीन रिवॉल्यूशन आया, हरित क्रांति आई, यानी क्रॉप का प्रोडक्शन बढ़ा। ग्रीन रिवॉल्यूशन वॉज द फेस ऑफ बेटर यील्डिंग क्रॉप्स। अच्छी नस्ल के बीज दिए गए, गुड क्वालिटी सीड्स, इरिगेशन सिस्टम अच्छा था, सिंचाई व्यवस्था अच्छी थी, खेतों को बराबर पानी मिल रहा था फील्ड्स में, और वो क्रॉप प्रोडक्शन बेटर कर रहे थे। और ये सब हुआ था फर्टिलाइजर्स की वजह से, एनपीके के राइट प्रोपोर्शन की वजह से। और इन फर्टिलाइजर्स ने इंडिया की एग्रीकल्चरल ग्रोथ में बहुत अच्छा योगदान दिया। Another method of replenishing the soil with nutrient is through crop rotation. अब क्रॉप रोटेट कर दो, एक क्रॉप उगाओ, उसे दोबारा उगाने की जरूरत नहीं, दूसरी उगा दो। कैसा होता है? दिस कैन बी डन बाय ग्रोइंग डिफरेंट क्रॉप्स ऑल्टरनेटिवली। एक बार मेज किया, नेक्स्ट टाइम वीट किया, फिर मेज किया, फिर वीट किया, फिर मेज किया, फिर वीट किया। एक को ज़्यादा चाहिए न्यूट्रिएंट, एक को कम चाहिए न्यूट्रिएंट। जिसने ज़्यादा ले लिया कोई बात नहीं, कम न्यूट्रिएंट वाली फसल लगी रही, वाटर बराबर पड़ता रहा, उसमें न्यूट्रिएंट वापस आ गए सॉइल में, उसको फर्टिलाइज़र भी नहीं चाहिए बाद वाली सॉइल को। और गैप हो गया 1 ईयर का, नेक्स्ट ईयर फिर गेहूं कर दिया, उसके नेक्स्ट ईयर फिर मेज कर दिया। तो 1 ईयर के गैप में, 6 मंथ के गैप में, जब 1 ईयर के गैप में किया तो वो क्रॉप रोटेशन कहलाया। इन नॉर्दर्न इंडिया, farmer in northern India used to grow leguminous as fodder in one season and wheat in next season. उत्तर भारत में किसान पहले तो लेगुमिनस प्लांट्स उगाते हैं और फिर गेहूं उगाते हैं। अब लेगुमिनस प्लांट्स क्या होते हैं मैंने आपको बताया था, जिनसे हमें पल्सेस मिलती हैं, दालें मिलती हैं, उन्हें लेगुमिनस प्लांट्स बोलते हैं। The plant which gives us pulses are called leguminous plants. वो पौधे जिनसे हमें दालें मिलती हैं उन्हें लेगुमिनस प्लांट्स कहते हैं। तो लेगुमिनस प्लांट उगाया यानी कि कोई दाल की फसल उगाई, पल्सेस की फसल उगाई और उसके बाद वीट उगा दिया,
ये प्रैक्टिस करने से क्या हो रहा था, लेगुमिनस प्लांट के जो रूट होता है उसमें एक बैक्टीरिया होता है राइजोबियम, वो एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन को नाइट्रेट में कन्वर्ट कर देता है और सॉइल में मिला देता है। ये उसकी खासियत होती है। क्या हुआ, सॉइल में नाइट्रोजन का परसेंटेज बढ़ गया, ऑटोमेटिक बढ़ गया। अब हमको सुपर फॉस्फेट डालना पड़ेगा, नाइट्रोजन पोटेशियम फॉस्फेट का जो NPK वाला फर्टिलाइज़र है वो नहीं लगाना पड़ेगा। ठीक है, हमने सुपर फॉस्फेट डाल दिया, वीट की बहुत अच्छी क्रॉप आई, गेहूं बहुत अच्छा हुआ। तो ये उनका अपनी प्रैक्टिसेस थी, ये उनके अपने एक्सपीरियंस थे, अनुभव थे कि लेगुमिनस प्लांट को पहले उगा लें और अगले साल वीट उगाएं तो अच्छा होगा, और फिर उसके अगले साल लेगुमिनस प्लांट उगाए तो वो और अच्छा होगा। तो इस तरीके से क्रॉप रोटेशन हुआ। दिस हेल्प्ड इन रिप्लेनिशिंग ऑफ सॉइल विद नाइट्रोजन, और लेगुमिनस प्लांट्स को उगाने से मिट्टी में नाइट्रोजन बढ़ गया। फार्मर्स आर बीइंग इनकरेज्ड टू अडॉप्ट दिस प्रैक्टिस, और किसानों को प्रोत्साहित किया गया कि यही प्रैक्टिस करें। इन द प्रीवियस क्लासेस, आपने पिछली क्लासों में पढ़ा है, यू हैव लर्नड अबाउट राइजोबियम बैक्टीरिया, राइजोबियम बैक्टीरिया के बारे में पढ़ा है। दीज आर प्रेजेंट इन द मॉड्यूल्स ऑफ रूट्स ऑफ लेगुमिनस प्लांट्स, ये लेगुमिनस प्लांट्स की जड़ों में होते हैं। दे फिक्स एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन, वो हवा में नाइट्रोजन को फिक्स कर देते हैं। अब देखो एक बार फिर देख लेते हैं। फर्टिलाइजर्स इज ए मैन मेड इनऑर्गेनिक सॉल्ट, फर्टिलाइजर मैन मेड इनऑर्गेनिक सॉल्ट है। मैन्योर नेचुरल सब्सटेंस ऑब्टेन्ड बाय द डिकम्पोजिशन ऑफ कैटल डंग एंड प्लांट रेजिड्यू, गाय के गोबर और पेड़ों के बचे हुई जड़ों तनों को दबाने से मिला हुआ मैन्योर बनता है, खाद बनती है। फर्टिलाइजर मैन मेड होता है। फर्टिलाइजर इज प्रिपेयर्ड इन फैक्ट्रीज, फर्टिलाइजर फैक्ट्रीज में होता है। मैन्योर इज प्रिपेयर्ड इन फील्ड, ये खेतों में होता है। यानी ये कुछ डिफरेंसेस दिए थे। अब देखो एडवांटेज ऑफ मैन्योर, खाद के, ये भी हम लोग बात कर चुके थे। इरिगेशन पे बात कर रहे थे। क्या है इरिगेशन? ऑल लिविंग बीइंग्स नीड टू वाटर टू लीव, सभी जीवित प्राणियों को पानी चाहिए। वाटर इज इम्पॉर्टेंट फॉर प्रॉपर ग्रोथ एंड डेवलपमेंट, पानी बहुत अच्छी तरह से बढ़ने के लिए ज़रूरी है। वाटर इज एब्जॉर्ब्ड बाय प्लांट रूट्स, पानी पौधों की जड़ों में एब्जॉर्ब होता है। अलॉन्ग विद वाटर, पानी के साथ मिनरल्स एंड फर्टिलाइजर्स आर ऑल्सो एब्जॉर्ब्ड, खनिज और फर्टिलाइजर वो भी चाहिए होता है। प्लांट्स कंटेन नियरली 90% वाटर, पौधों को 90% पानी चाहिए होता है। वाटर इज एसेंशियल बिफोर जर्मिनेशन ऑफ सीड्स, पानी जरूरी होता है क्योंकि बीज चाहिए होते हैं। डज नॉट टेक प्लेस अंडर ड्राई कंडीशन, ठीक है, ड्राई कंडीशन में नहीं होना चाहिए। न्यूट्रिएंट्स डिजॉल्व्ड इन वाटर आर ट्रांसपोर्टेड टू ईच पार्ट ऑफ द प्लांट, जो न्यूट्रिएंट होते हैं, पोषक तत्व होते हैं, उनको पानी में ट्रांसपोर्ट होना चाहिए। वाटर ऑल्सो प्रोटेक्ट्स द क्रॉप फ्रॉम बोथ फ्रॉस्ट एंड हॉट एयर करंट, पानी फसलों को गर्म और झुलसा देने वाली हवाओं से भी बचाता है। टू मेंटेन द मॉइस्चर ऑफ द सॉइल फॉर हेल्दी क्रॉप ग्रोथ, फील्ड हैव टू बी वाटर्ड रेगुलरली, मिट्टी में नमी बनी रहे इसके लिए भी खेतों में पानी समय समय पे दिया जाना चाहिए। द सप्लाई ऑफ वाटर टू क्रॉप एट रेगुलर इंटरवल्स इज कॉल्ड इरिगेशन। रेगुलर इंटरवल्स का मतलब है कि हमने 3 महीने में एक बार पानी डाल दिया तो 90 डे के लिए वो जो पानी था, वाटर था, सफिशिएंट था। अब ये भी डिपेंड करता है कि खेत कितना बड़ा है, फसल कौन सी है। जैसे अभी मैंने बताया था आपको कि गेहूं के लिए पानी कम चाहिए, लेस वाटर, लेकिन वीट जो है गेहूं, उसके लिए लेस वाटर चाहिए। और अगर आप बात करोगे राइस की, चावल की, तो उसके लिए पानी ज़्यादा चाहिए। अच्छा, और देखो क्या कह रहा है,
कहता है द टाइम एंड फ्रीक्वेंसी ऑफ द इरिगेशन वेरीज फ्रॉम क्रॉप टू क्रॉप। ठीक है, समय और फ्रीक्वेंसी। फ्रीक्वेंसी का मतलब हमने एक बार पानी डाला, हमने 2 बार डाला। अब धान की खेती में तो सुबह से शाम तक 5 बार पानी डाल लेते हैं और लगातार 10 दिन पानी डालते रहते हैं, ठीक, सीड बोने के बाद, और फिर उसके बाद छोड़ देते हैं। फिर 2 महीने बाद यही करते हैं, फिर छोड़ देते हैं, फिर 4 महीने बाद यही करते हैं, फिर छोड़ देते हैं। तो जब इस तरीके से करते हैं तब उसको पानी मिलता है। गेहूं के साथ क्या होता है कि स्टार्टिंग में पानी थोड़ा ज़्यादा चाहिए होता है, बाद में बिल्कुल ही नहीं चाहिए होता। हमने स्टार्टिंग में पानी दिया, एब्जॉर्ब हो गया, फिर क्या हुआ, 2 वीक्स आफ्टर एक वाटर का टैंक डाल दिया, फिर एक इंटरवल दिया, फिर 6 वीक के बाद डाला और अब बंद कर दिया। देखो वहाँ 2 मंथ था, 4 मंथ था और 10 डेज कंटिन्यू था। यहाँ जिस डे पे डाला उसके बाद 2 वीक था और 6 वीक था, उसके बाद बंद कर दिया। टाइम भी चेंज है, वहाँ मंथ्स में टाइम था, यहाँ वीक्स में टाइम है। एक मंथ में 30 डेज होते हैं और एक वीक में 7 डे होते हैं, ये याद रखना है। तो अगर 2 वीक्स की बात कर रहा है 14 डेज हो गए, अगर 6 वीक की बात कर रहा है तो 42 डेज हो गए। यानी वीट में 14th डे पे और 42 डेज पे वाटर दिया गया, उसके बाद रोक दिया। राइस में 10 डे कंटिन्यू वाटर दिया, फिर 2 मंथ के बाद दिया, आफ्टर 60 डे दिया, फिर 4 मंथ के बाद दिया, आफ्टर 180 डे, मतलब आफ्टर 120 डे दिया। यानी टोटल 200 डे में उसमें पानी 4 बार पड़ गया। और लगातार 10 दिन तो पहले ही हम पर डे दे रहे थे। यानी टाइम एंड फ्रीक्वेंसी ऑफ इरिगेशन वेरीज फ्रॉम क्रॉप टू क्रॉप। पानी देने का समय और पानी देने का इंटरवल, मतलब जो फ्रीक्वेंसी है कि हम कितनी बार वाटर को डालेंगे और टाइम किस समय डालेंगे, ये चेंज होता है फ्रॉम क्रॉप टू क्रॉप, एक फसल से दूसरे फसल में। वीट में अलग है, राइस में अलग है, मेज में अलग है, बार्ले में अलग है। ठीक, वीट माने गेहूं, राइस माने चावल, बार्ले माने जौ, मेज माने बाजरा। अब ये सारी चीजें जो हैं वो ये बता रही हैं कि हर फसल के लिए अलग पानी, अलग समय पे और अलग फ्रीक्वेंसी के साथ, लेकिन निश्चित डेफिनेट क्वांटिटी में चाहिए, निश्चित मात्रा में पानी चाहिए, कहीं कहीं कम और कहीं कहीं ज्यादा। द फ्रीक्वेंसी ऑफ वाटरिंग इज हाई इन सीजन्स, इन समर द फ्रीक्वेंसी ऑफ वाटरिंग इज हायर। ठीक है, अगर गर्मियों का मौसम है तो हमें पानी ज़्यादा देना पड़ेगा, क्योंकि वी नो दैट प्रोसेस ऑफ एवेपोरेशन, सनलाइट, अंडर सनलाइट वाटर एवेपोरेट्स इनटू वाटर वेपर और वाटर चेंजेस इनटू इट्स स्टीम। पानी भाप बन के उड़ जाता है। वाई इट इज सो, ऐसा क्यों था? Could it due to the increased rate of evaporation of water from the soil and the leaves? हमने गर्मियों में पानी ज़्यादा क्यों डाला? क्योंकि सॉइल से, मिट्टी से और लीव्स, पत्तियों से वो पानी भाप बन के उड़ जाएगा, एवेपोरेशन हो जाएगा। सोर्सेज ऑफ इरिगेशन, सिंचाई के सोर्स। द सोर्सेज ऑफ वाटर फॉर इरिगेशंस आर, पानी से सिंचाई के स्रोत, वेल्स, कुएं, ट्यूबवेल, पॉन्ड्स, तालाब, लेक्स, झीलें, रिवर, नदियां, डैम्स, बांध एंड कैनाल्स, नहरें। ये सोर्सेज ऑफ इरिगेशन है। यानी हमें पानी कहाँ कहाँ से मिलेगा, ये सोर्सेज ऑफ इरिगेशन है। फ्रॉम विच प्लेसेस वी कैन हैव सम क्वांटिटी ऑफ वाटर। तो कुओं से मिल सकता है, ट्यूबवेल से मिल सकता है, पॉन्ड से, लेक से, रिवर से, डैम से, कैनाल से।
आप बोलोगे रिवर, डैम, कैनाल तो सही है, वो हमने देखा है, कुओं से सिंचाई होते नहीं देखा। साउथ इंडिया चले जाएं आप, इन आंध्रा wells in each home of a village will found। हर घर में आपको कुआं मिलेगा और उस कुएं से खेत में सिंचाई होगी। पॉन्ड्स, तालाब, तालाबों की खेती, ये कहाँ पे ज़्यादा है? ये बेटा आपका उत्तराखंड, उत्तरांचल, पहाड़ी इलाकों में, वहाँ तालाब बना करके खेती होती है। लेक्स, ये वाली इरिगेशन कहाँ होगा? जम्मू कश्मीर में। और कहाँ होगा? राजस्थान में। और कहाँ होगा? एमपी में। अब रिवर्स, ये कहाँ है भाई? तो नॉर्थ इंडिया में तो उत्तर प्रदेश, पंजाब, हरियाणा, बिहार, और मिडिल इंडिया में झारखंड, छत्तीसगढ़, वेस्ट बंगाल, फिर महाराष्ट्र, गुजरात। साउथ इंडिया में आंध्र प्रदेश, कृष्णा गोदावरी बेसिन है, दामोदर नदी, आपने बहुत सारी रिवर्स भी पढ़ी होंगी ना, कावेरी बेसिन है। तो गंगा, यमुना, कृष्णा गोदावरी, कावेरी, सिंधु, सतलज, झेलम, है ना, ये कुछ रिवर्स हैं जो इंडिया में फ्लो करते हैं। और ये इंडिया की सबसे लॉन्गेस्ट रिवर कौन सी है? तो गंगा है। लेकिन सबसे फास्टेस्ट रिवर कौन सी है? तो ब्रह्मपुत्र। थोड़ा रिवर्स के बारे में पढ़ो तो तुम्हें पता चलेगा कि इरिगेशन का रिवर मेथड कौन कौन से प्लेसेस पे अप्लाई होता है। अब देखो भाई, एक तो इन्होंने ये बताया तरीका, ये वहीं कुआं खोद दो और पानी डाल दो, तो ये मोट कहलाता है। चैनल पंप, क्या किया हमने? एक छोटा सा व्हील लगाया, उसके ऊपर बकेट रखी और एक टनल, एक स्मॉल टनल, मैन मेड टनल से हमने पानी खेतों में डाल दिया। चेन पंप आ गया। फिर आ गया डकैती। इसमें क्या है? हमने वही पानी की बाल्टी ली और खींचा, और वो रॉड की मदद से था, और हमने पानी गिरा दिया। फिर उसके बाद क्या आया? तो ये है राहट। तो राहट में क्या था? एक हमने जानवर को लिया, उसको गोल गोल घुमाया, उसके गोल गोल घूमने से वाटर बकेट्स घूमी और पानी आया। ये राहट जो है वो सबसे एंसेस्ट्रियल प्रैक्टिस है इंडिया में। ट्रेडिशनल मेथड्स ऑफ इरिगेशन, सिंचाई के पारंपरिक तरीके। The water available in wells, lakes and canals is lifted up by different methods in different regions. कुओं से, झीलों से और नहरों से पानी निकालने के लिए अलग अलग तरीकों का इस्तेमाल किया जाता है अलग अलग जगहों पे। फॉर टेकिंग इट टू द फील्ड, खेतों में ले जाने के लिए। कैटल और ह्यूमन लेबर इज यूज्ड इन दीज मेथड्स। जानवरों से या मनुष्यों से यहाँ पर मेहनत कराई जाती है। सो दीज मेथड्स आर चीपर बट लेस एफिशिएंट। इसलिए ये सस्ते होते हैं लेकिन इनमें क्षमता कम होती है। द वेरियस ट्रेडिशनल वेज आर मोट, पुली सिस्टम। अब मोट दिखाया था, पुली सिस्टम, ये हाँ खींच लिया। चेन पंप, फिर डकैती, हाँ कुएं से ही खींच रहे हैं। और राहट, लेवर सिस्टम, लिवर सिस्टम है ना, लेवर सिस्टम। पंप्स आर कॉमनली यूज्ड फॉर लिफ्टिंग वाटर। पंप लगाए जाते हैं। अब आजकल तो मोटर होती है ना पानी की, हमारी टंकी में पानी चढ़ा देती है, तो वही मोटर जो है वो खेतों में पानी डाल देती है। ओरिएंटेशन का फर्क है, डायरेक्शन का फर्क है। पंप्स आर कॉमनली यूज्ड फॉर लिफ्टिंग वाटर। बड़े बड़े पंप्स, बड़ी बड़ी पंप मोटर्स को यूज किया जाता है पानी को खींचने के लिए। डीजल, बायोगैस, इलेक्ट्रिसिटी एंड सोलर एनर्जी इज यूज्ड टू रन दीज पंप्स।
कुछ पंप डीजल से चलते हैं, कुछ बायोगैस से, कुछ बिजली से और कुछ सोलर एनर्जी सूर्य की रोशनी से भी चलते हैं। मॉडर्न मेथड्स ऑफ इरिगेशन, सिंचाई के नवीन तरीके। मॉडर्न मेथड्स ऑफ इरिगेशन हेल्प अस टू यूज वाटर इकोनॉमिकली। सिंचाई के नए तरीकों ने हमें पानी बड़े आराम से यूज करना सिखाया। द मेन मेथड्स यूज्ड आर फेलोज। नए जो मेथड हैं वो अलग है। स्प्रिंकलर सिस्टम,